मैं और मेरी बीवी को अचानक दो सिस्टम्स मिले। एक था आइस सिस्टम और दूसरा हीट कैपेसिटी सिस्टम। पिछले जन्म में वो बड़ी अकड़ के साथ आइस सिस्टम चुनकर खुश हुई, जबकि मैंने हीट कैपेसिटी सिस्टम चुना। नॉर्मली इस सिस्टम का काम बस इतना था कि खाना जल्दी गर्म हो जाता था। इसके अलावा ये लगभग बेकार ही था। लेकिन किसे पता था कि सिर्फ एक हफ्ते बाद पूरी दुनिया में महाप्रलय जैसी बाढ़ आ जाएगी। तूफानी बारिश और ओलों की वजह से अनगिनत लोग मारे गए, पूरा शहर बाढ़ में बह गया और खाने का एक दाना तक ढूंढना मुश्किल हो गया। उसी वक्त मेरा हीट कैपेसिटी सिस्टम अपनी असली ताकत दिखाने लगा। ये सिर्फ पूरी बिल्डिंग का तापमान बढ़ा ही नहीं सकता था, बल्कि कपड़े सुखा सकता था, पानी को भाप बना सकता था और इससे मरने वालों की संख्या भी काफी हद तक कम हो गई। जब हीट कैपेसिटी सिस्टम की खबर फैल गई, तब पूरे देश के बड़े बड़े अधिकारी तुरंत मुझसे संपर्क करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं अपनी इस खास शक्ति से पूरे देश की जनता को इस भयानक आपदा से बचा सकता हूँ। बहुत जल्दी मैं पूरे देश का नेशनल हीरो बन गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी जलन में इतनी अंधी हो जाएगी कि जैसे ही बाढ़ खत्म हुई, उसने सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे ही खत्म करवा दिया। यहाँ तक कि जिस सौतेले बेटे लिन शाओयांग को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसने भी मुझ पर थूक दिया और चिल्लाकर बोला, तुम मेरे बाप नहीं हो, मेरे असली पापा तो अंकल झाओ हैं। जब मुझे जंगल में लाश की तरह फेंकने ही वाले थे, तभी आखिरी पल में मुझे पता चला कि पिछले 10 साल की मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मजाक थी। उन तीनों को प्यार से एक दूसरे के साथ हंसते हुए देखकर मैं दिल में नफरत और अधूरेपन से भरा हुआ मर गया और फिर मेरा रीबर्थ हो गया। मैं सीधे उस समय पर लौट आया जब महाबाढ़ आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। इस समय मैं और यन शाओबिंग सोफे पर बैठे हुए दो सिस्टम्स में से एक चुन रहे थे, लेकिन इस जन्म में उसने मुझसे पहले ही हीट कैपेसिटी सिस्टम छीनकर चुन लिया। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। लगता है वो भी आज के दिन तक रीबर्थ होकर वापस आ चुकी है। मैंने उसे हीट कैपेसिटी सिस्टम चुनते देखा और मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। दुनिया की बाढ़ वाली तबाही में हीट कैपेसिटी सिस्टम बाहर से तो बहुत चमकदार लगता था, लेकिन असलियत में हर बार उसे चलाने के लिए अपनी ही जान की कीमत चुकानी पड़ती थी। हर बार उसे इस्तेमाल करने पर ऐसा महसूस होता था जैसे शरीर के सारे अंदरूनी अंग आग में जल रहे हैं। हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। मैं मन ही मन ठंडा सा हंसा और बिना एक पल गंवाए आइस सिस्टम चुन लिया। यह सिस्टम सिर्फ मुझे ठंड से बचाता ही नहीं था, बल्कि मुझे पानी की सतह पर चलने की ताकत भी देता था, बिल्कुल किसी शांगशा कल्चरवेटर की तरह। साथ ही मैं किसी भी पानी को बर्फ में बदलकर आइस क्रिस्टल और आइस ब्लेड्स बना सकता था। मुझे इतनी आसानी से आइस सिस्टम चुनते देखकर यन शाओबिंग की आंखों में एक पल के लिए शक की झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल हीट कैपेसिटी सिस्टम मिलने की खुशी ने उसके सारे शक को दबा दिया। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बेहद अजीब बना रहा। यान शाओबिंग जैसे पागलों की तरह सामान जमा करने लगी। उसने अपनी लगभग सारी बचत निकाल ली और एक के बाद एक ढेर सारे डिब्बे घर में लाकर भर दिए। लेकिन उसने सबसे ज्यादा जो चीजें खरीदी वो थी अलग अलग तरह का कोयला, लकड़ी, ढेर सारे विंड प्रूफ लाइटर, इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स और खाने में सिर्फ कॉम्प्रेस्ड बिस्कुट्स और कैनेड मीट। उसने जानबूझकर वैक्यूम बैग्स भी खरीदे ताकि सारा खाना उनमें पैक करके सुरक्षित रख सके। सामान जमाते हुए उसने लिन शाओयांग से कहा, यांग यांग, अच्छी तरह याद रखना, इस दुनिया में बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। बाद में सबसे कीमती चीज क्या होगी? हीट सोर्स, समझे? इतना कहते ही उसकी हथेली से अचानक एक छोटी सी आग की लौ निकल आई। लिन शाओयांग किसी वफादार कुत्ते की तरह उसके पास खड़ा तेजी से सिर हिलाने लगा। उधर मैं भी खाली नहीं बैठा था। मैं कई बार होलसेल मार्केट और पानी के गोदाम गया। जब यान शाओबिंग ने देखा कि मैं दर्जनों बड़े बड़े नीले पानी के ड्रम, कई पेटियां में बोटलेड वाटर, ढेर सारी वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स और हैंड वाटर पंप्स खरीद कर ला रहा हूं, तो वो समझ गई कि मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन दिल की गहराई में वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं ज्यादा ताकतवर बनूं। इसलिए उसने ताना मारते हुए कहा, लीमो, इतना सारा पानी खरीद कर क्या करोगे? दिमाग में पानी भर गया है क्या? कुछ दिनों बाद तो दुनिया में तूफानी बारिश आने वाली है। क्या तुम्हें लगता है कि पीने का पानी खत्म हो जाएगा? मैंने शांत होकर जवाब दिया, पानी आखिर पीने के लिए ही होता है और तुम्हारा हीट कैपेसिटी सिस्टम इसे उबाल देगा, तब हम साफ और बिना बदबू वाला पानी पी सकेंगे। वो कुछ देर सोचती रही। उसे मेरी बात सही लगी, इसलिए आखिरकार उसने मुझे नजरअंदाज कर दी। पास खड़ा लिन शाओयांग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, बेवकूफ पापा, मम्मी ने कहा है कि बाद में सबसे कीमती वही चीज होगी जिसे जलाया जा सके। मैंने उस छोटे लड़के से बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। जब समय आएगा तब मुझे यकीन था कि माँ बेटा दोनों रो रो कर मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे। मैंने चुपचाप पानी के सारे ड्रम स्टडी रूम और बालकनी में जमा कर दी। जब भी घर में कोई नहीं होता, मैं मौका देखकर अपने आइस सिस्टम की प्रैक्टिस करता रहता। साथ ही पिछले जन्म की टूटी फूटी यादों के आधार पर मुझे याद आया कि यान शाओबिंग का प्रेमी झाओ देकाई था। वो हमारे इलाके के कम्युनिटी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड था। बाद में उसका कारोबार भी बुरी तरह फेल हो गया था। उसका चेहरा देखने लायक था, लेकिन लोगों को मीठी बातों से बेवकूफ बनाने में उसका कोई जवाब नहीं। मैं उस जगह पहुंचा जहां उसकी ड्यूटी थी।
करीब आधा दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार मैंने उसे आराम से अपनी शिफ्ट बदलने आते देखा। वो 40 साल से ऊपर का था, थोड़ा मोटा, और उसके बाल पीछे की तरफ चमकदार तरीके से सेट किए हुए थे। मैं सीढ़ियों से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने अपने आइस एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में मौजूद ऐसी नमी को कंट्रोल किया जिसे आम इंसान देख भी नहीं सकता था, और धीरे धीरे उसे झाव दे काई की गर्दन के पीछे भेज। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी, ट्रकिंग कंप्लीट, इफेक्टिव रेंज लगभग 5 किलोमीटर, लेकिन इसे अत्यधिक हाई टेम्परेचर फायर एनर्जी से नष्ट किया जा सकता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ओह, सक्सेस, मैं ठंडी हंसी हंसते हुए बोला। झाओ देकाई, अपनी जिंदगी के बचे हुए आखिरी दिनों का मजा ले ले, अब तेरा एंड आने वाला है। मैंने देखा कि वो अभी भी अपने साथियों के सामने बड़ी बड़ी हाँक रहा था। फिर मैं मुड़कर वहां से चला आया। शाम होते ही मैं यानी श्याओबिंग और वो छोटा लड़का तीनों सोफे पर बैठकर इमरजेंसी न्यूज देखने लगे। समाचार में बताया जा रहा था कि कई इलाकों में बारिश की मात्रा पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। 100 साल में एक बार आने वाली महाबाढ़ अब आने ही वाली थी। लोगों से कहा गया कि तुरंत अपनी सुरक्षा की तैयारी कर लें। खिड़की के बाहर हवा की आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी, जैसे भूत रो रहे हों और भेड़िए चिल्ला रहे हों। यान श्याओबिंग के सामने कोयले और लकड़ियों का बड़ा ढेर लगा था। साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। लिन शाओयांग उससे कसकर चिपका हुआ था और मैं अकेला एक सिंगल सोफे पर बैठा था। हाथ में गर्म पानी का कप था जिससे लगातार भाप उठ रही थी। ठीक आधी रात को बाहर अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। हवा की रफ्तार एकदम से कई गुना बढ़ गई। पलक झपकते ही अनगिनत बारिश की बूंदें और ओले खिड़की के शीशों पर ताबड़तोड़ बरसने लगे। आवाज इतनी भयानक थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर सिर्फ बारिश हो रही है या ओलों की बरसात। छत का लटकता हुआ लैंप बुरी तरह हिलने लगा। उसकी लाइट लगातार टिमटिमा रही थी। आखिरकार एक जोरदार आवाज के साथ वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लिन शाओयांग तुरंत डर के मारे जोर से चीख पड़ा। यान शाओबिंग ने फौरन अपने हीट कैपेसिटी सिस्टम से कोयलों को गर्म करना शुरू कर दी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। डर गए क्या? अभी तो मैं तुम लोगों को और भी डराऊंगा। मैंने चुपचाप अपना आइस सिस्टम एक्टिव किया और खिड़की व दीवारों पर जमी नमी को बर्फ में बदल दिया। एक ही पल में खिड़कियों और दीवारों से ठंडी बर्फीली हवा निकलने लगी। उसके सामने वो बेचारे कोयले इतने कमजोर लग रहे थे जैसे किसी भी पल बुझ जाएंगे। चाहे यान शाओबिंग लगातार गर्मी छोड़ रही थी, फिर भी कोयले बस जैसे तैसे सुलग रहे थे। ये क्या हो रहा है? उसके माथे की नसें धीरे धीरे उभरने लगी। सिर्फ इतनी सी आग जलाए रखना भी उसके लिए बहुत बड़ी कीमत बन चुका था। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता था। पिछले जन्म में अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में मैंने भी यही सब झेला था। बस फर्क इतना था कि तब यान शाओबिंग ने आइस सिस्टम से मेरे खिलाफ चाल नहीं चली थी, इसलिए मेरी हालत इसकी तरह इतनी खराब नहीं हुई थी। मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। हड्डियों तक चीर देने वाली ठंडी हवा मेरे शरीर से टकराई, लेकिन मेरे लिए वो ठंड किसी हल्की फुहार जैसी थी। मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। उल्टा मेरे शरीर के अंदर मौजूद आइस एनर्जी और भी ज्यादा सक्रिय हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की हर एक कोशिका इस बाढ़ वाले अपोकलिप्स की नमी भरी हवा को खुलकर महसूस कर रही हो। मैंने आराम से गहरी सांस ली। हवा पूरी तरह नमी से भरी हुई थी। यान शाओबिंग मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में जब उसके पास आइस सिस्टम था, तब यही माहौल उसके लिए सबसे आरामदायक होता था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बड़ी मुश्किल से उस बुझते हुए कोयले के ढेर को जिंदा रखे हुए थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। मैं मन ही मन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बस इतनी सी ताकत लेकर खुद को दुनिया का मसीहा समझ रही थी? तेरे हाथों मरना पिछले जन्म में मेरे लिए सच में बहुत बड़ा अन्याय था। मैंने खिड़की के बाहर नजर डाली। आइस सिस्टम की ताकत से बनी मोटी बर्फ अब लगभग पारदर्शी हो चुकी थी। बाहर की दुनिया पूरी तरह नरक बन चुकी थी। मुट्ठी जितने बड़े ओले तोप के गोलों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। दूर दूर तक गाड़ियों की भयानक टक्कर की आवाजें गूंज रही थी। हर तरफ लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। सड़कों पर बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने लगा था। पहली मंजिल पर रहने वाले बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों की तरफ भाग रहे थे। अपोकलिप्स आखिरकार आ ही गया। मैंने उस जानी पहचानी हवा में गहरी सांस, फिर मन ही मन सोचा, मेरी प्यारी बीवी, मेरा आज्ञाकारी बेटा और वो हरामी झाओ देकाई, अगर इस बार तुम तीनों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम भी ली नहीं। मैंने दिखावे के लिए माँ बेटे दोनों पर एक कंबल डाल दिया। आखिर पिछले जन्म में भी मैं हमेशा उनका बहुत ख्याल रखता था। फिर मैं किचन में गया और आधी बाल्टी कोयला उठाकर ले आया। यान शाओबिंग की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उसे सोना मिल गया हो। उसने तुरंत मुझे कहा कि कोयले उसके सामने जमा कर दूं। फिर वो पूरी ताकत से उन्हें जलाने लगी। उसी समय मैंने चुपचाप आसपास की सारी नमी इकट्ठा करके सीधे कोयले के ढेर पर पहुंचा दी। यान शाओबिंग पूरे 1 मिनट से ज्यादा तक जान लगाकर कोशिश करती रही, लेकिन कोयला जल ही नहीं पाया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो घबराकर बड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है? क्या इसलिए कि मुझे अभी अभी सिस्टम मिला है, इसलिए मेरी एनर्जी अभी बहुत कमजोर है? पास बैठा लिन शाओयांग उससे चिपक कर लगातार शिकायत करने लगा, मम्मी हुआ कि नहीं?
आग थोड़ी और तेज कर दो ना, चुप रहेगा या नहीं, दिखाई नहीं दे रहा मैं कोशिश कर रही हूँ। यानी श्याओबिंग गुस्से में उस पर चिल्लाई और फिर पूरी जान लगाकर अपना सिस्टम चलाने लगी। लेकिन वो कोयले चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, बस हल्की हल्की चिंगारी छोड़ते रहे। मैं बगल में खड़ा मन ही मन सोच रहा था, हीट कैपेसिटी सिस्टम की असली कीमत इंसान की अपनी लाइफ फोर्स होती है। जिसका शरीर जितना मजबूत होगा उसकी हीट भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए इस जन्म की यान श्याओबिंग पहले से ही मुझसे बहुत पीछे थी। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब मैंने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे बिल्कुल पीला पड़ चुका है, तब मुझे लगा अब काफी हो गया। मैंने चुपचाप कोयले के ऊपर जमा सारी नमी वापस हटा ली। इस वक्त यान श्याओबिंग अपनी ताकत की आखिरी सीमा पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैंने नमी हटाई, उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से कोयलों में आग जलाई। फिर वो धम्म से जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। वो खाली निगाहों से जलते हुए कोयलों को देखती रही। ये नजारा उस सपने से बिल्कुल उल्टा था, जिसमें वो सिर्फ हाथ हिलाकर हजारों लाखों लोगों को बचाने वाली महान उद्धारक बनने का सपना देख रही थी। उसी समय लिन शाओयांग बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है। लिन शाओयांग अब जाकर थोड़ा संभला। उसकी नजर टी टेबल पर रखे फलों और ब्रेड पर पड़ी, जो पता नहीं कब से पूरी तरह बर्फ बन चुके थे। यान श्याओबिंग ने जमे हुए खाने को देखा। उसकी आंखों में लगातार हिचकिचाहट थी, लेकिन आखिर में उसने सबसे छोटा ब्रेड का टुकड़ा उठाया और हीट कैपेसिटी सिस्टम से उसे डिफ्रोस्ट कर दिया। उसने वो ब्रेड लिन शाओयांग को दे दी। उस लड़के ने एक और खाया और तुरंत मुंह बनाकर बोला, मम्मी इसका टेस्ट बड़ा अजीब है। खाने को मिल रहा है यही बहुत है, जरा बाहर की हालत देखी है, अभी भी नखरे कर रहा है। यान श्याओबिंग आखिर खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से उसे डांटने लगी। लिन शाओयांग डर के मारे चुप हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भरी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मैं लिविंग रूम के कोने में रखी कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठा था। मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था। मुझे इस लड़के की तरफ देखने तक का मन नहीं हुआ। मैंने मिनरल वाटर की एक बोतल उठाई और आराम से एक घूंट पिया। वाकई कितना सुकून था। यान श्याओबिंग ने मेरी तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके मन में तो अब ये तक शक होने लगा था कि शायद आइस सिस्टम चलाना कहीं ज्यादा आसान है। इसी अजीब माहौल में महाबाढ़ का पहला दिन गुजर गया। यान श्याओबिंग लगभग पूरी रात एक पल के लिए भी सोने की हिम्मत नहीं कर पाई। जैसे ही आग धीमी पड़ती, उसे तुरंत नया कोयला डालना पड़ता। उधर लिन शाओयांग को इतनी नींद आ रही थी कि वो वहीं एक तरफ गिरकर सो गया। सोते सोते भी उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। लेकिन मैं अलग था। मेरे लिए ये बाढ़ वाला अपोकलिप्स ऐसा था जैसे मैं अपने ही घर वापस लौट आया हूँ। मैं तो आराम से खर्राटे मारकर सोता रहा। अगली सुबह माँ बेटे दोनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कोयला पूरी तरह खत्म हो गया था। यान श्याओबिंग अब सिर्फ अपनी शक्ति से थोड़ी सी गर्मी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, वो भी इतनी कम कि देखकर तरस आ जाए। मम्मी मुझे भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि नींद भी नहीं आ रही। मम्मी मुझे गर्म खाना खाना, ये बिस्कुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसके हर एक सवाल जैसे यान श्याओबिंग के सब्र की आखिरी हद पर चोट कर रहे थे। आखिर वो फट पड़ी, क्या तू अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकता? दिखाई नहीं दे रहा मैं कितनी थक चुकी हूँ। यान श्याओबिंग की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। वो पांडा जैसी आंखों से उसे घूरते हुए गरज उठी, तो अब क्या करें? सब तुम्हारी गलती है। अगर हम किसी बड़े घर में रहते जहाँ हीटर होता तो क्या हमें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती? लग रहा था कि लिन शाओयांग भी अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। यान श्याओबिंग गुस्से से पूरा कांपने लगी। उसने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन फिर थककर हाथ नीचे गिरा दी। अभी की हालत उसकी कल्पना से बिल्कुल उलट थी। जिस एपोक्लिप्स की उसने उम्मीद की थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग निकली। उसी समय बाहर से अचानक दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। कोई है, दरवाजा खोलिए, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, भूख से मरने वाला हूँ। आवाज सुनकर मैंने तुरंत पहचान लिया, ये हमारे पड़ोसी ओल्ड वांग की आवाज थी। वो एक टैक्सी ड्राइवर था और आम दिनों में काफी अच्छा इंसान माना जाता था। यान श्याओबिंग ने सीधे ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। जब खुद की जान बचाना मुश्किल हो रहा है तो वो दूसरों की मदद क्यों करेगी? बहुत जल्दी बाहर से ओल्ड वांग की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। उधर लिन शाओयांग ने अपनी माँ का ये डरपोक रूप देखा तो तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। मैं पूरी ठंडेपन के साथ ये घटिया नाटक देखता रहा। यान श्याओबिंग, ओह यान श्याओबिंग, इस हालत में भी खुद को हीरो बनाना चाहती है। तीसरे दिन की दोपहर आखिर यान श्याओबिंग ने एक फैसला कर ली। उसे बाहर निकलकर और ईंधन ढूंढना होगा या फिर अपने प्रेमी के पास जाना होगा। उसने रेनकोट पहन लिया, इन्फ्लेटेबल रबर बोट भी तैयार कर ली। फिर दृढ़ आवाज में बोली, मैं बाहर जा रही हूँ। यांग यांग, अच्छे से घर में रहना, कहीं इधर उधर मत भागना। लिमो, इसका ध्यान रखना। मैंने तुरंत चिंता भरे चेहरे के साथ कहा, बीवी बाहर बहुत खतरनाक है। यान श्याओबिंग ने पता नहीं मुझे समझाने के लिए कहा या खुद का हौसला बढ़ाने के लिए। अगर घर में बैठे रहे तो वैसे भी मर जाएंगे। मेरे पास सिस्टम है, मैं कर लूंगी। अचानक उसके पूरे शरीर का तापमान बढ़ गया। गर्म हवा ने उसके शरीर को चारों तरफ से घेर लिया। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही घर के अंदर की हवा से 10 गुना ज्यादा ताकतवर तूफानी हवा सीधे अंदर घुस आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी हथौड़ा उसके शरीर पर दे मारा हो। यान श्याओबिंग लड़खड़ा गई, लेकिन
उसने दांत भींचे और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। फिर जल्दी से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरे चेहरे से सारी चिंता और भावनाएं गायब हो गईं। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और देखा कि यान श्योबिंग भारी बारिश के बीच अपनी इन्फ्लेटेबल रबर बोट को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। लेकिन वो जिस दिशा में जा रही थी वही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था जहां उसका प्रेमी रहता था। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, पीछे से देखो तो बड़ी हीरोइन या मार्शल हीरो जैसी लग रही है। इसी बीच बाहर से अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। फिर से नीचे वाली मंजिल के पड़ोसी ऊपर आ गए थे। हमें अंदर आने दो, अगर हम नहीं बचेंगे तो तुम लोग भी चैन से नहीं जी पाओगे। लिन श्याओयांग डर के मारे जोर से चीखा और भागकर सोफे के पीछे छिप गया। मैं मुड़ा और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, श्याओयांग, पता है इंसान कैसे अच्छी तरह जिंदा रह सकता है? लिन श्याओयांग एक पल के लिए हैरान रह गया। अगले ही पल उसकी डरी हुई आंखों के सामने मैंने सीधे घर का दरवाजा पूरा खोल दी। पापा, आप क्या कर रहे हैं? बाहर खड़े लोग तुरंत कुल्हाड़ियां और डंडे लेकर अंदर घुस पड़े। मैंने फौरन आसपास की नमी को इकट्ठा करके तेज धार वाली आइस ब्लेड्स बना दी। मैंने उनमें से किसी को भी हमला करने का मौका नहीं दिया। हर एक को सीधा एक जानलेवा वार किया, इतना ठंडा कि वो वार सीधे दिल तक उतर गया। उसके बाद मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और एक एक करके उनकी लाशें नीचे बांट के पानी में फेंक दी। मेरी पूरी एक्शन इतनी तेज और साफ थी कि लिन श्याओयांग बस देखता ही रह गया। अब मेरी तरफ उसकी नजर पूरी तरह बदल चुकी थी। उसमें डर भी था, हैरानी भी, और ताकतवर इंसान के लिए एक स्वाभाविक लालसा भी। पापा, आप तो बहुत पावरफुल हो। उसके मुंह से ये चापलूसी भरी बात निकलते ही मैं उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसे देखते हुए मेरे दिल में जरा सी भी भावना नहीं उठी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तेरी माँ तेरे अंकल के पास गई है। लिन श्याओयांग का पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी जरूर खाना ढूंढने गई होंगी या किसी से मदद मांगने गई होंगी। मैं ठंडी हंसी हंसा। मदद? उस निकम्मे से जो खुद अपना पेट भी नहीं पाल सकता, उसे भी कोई मदद कहता है? लिन श्याओयांग तुरंत चुप हो गया। मैंने भी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मैं आराम से कुर्सी पर टिककर बैठ गया और मन ही मन हिसाब लगाने यान श्याओबिंग का झाओ देकाई के पास जाना असल में सिर्फ इसलिए था कि वो उसकी मदद करे या फिर दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर साथ रहें। लेकिन झाओ देकाई के स्वभाव को मैं अच्छी तरह जानता था। वो किसी के लिए अपना सब कुछ कभी नहीं लगाएगा। मैंने अपना हाथ फैलाया। हवा में मौजूद नमी तुरंत मेरी हथेली के ऊपर इकट्ठा होने लगी। कुछ ही सेकंड में करीब 20 सेंटीमीटर लंबी, बिल्कुल पारदर्शी और चमकदार आइस स्पाइक मेरी हथेली में बन गई। लिन श्याओयांग उसे देखकर दंग रह गया। अगले ही पल मेरी तरफ उसकी नजर पूरी तरह सम्मान, डर और श्रद्धा में बदल चुकी थी। मैंने शांत आवाज में पूछा, इस दुनिया में कौन जिंदा रह सकता है? पहला, तेरे पास इतनी ताकत हो कि कोई तुझे छूने की हिम्मत न करे। दूसरा, तेरे अंदर ऐसी वैल्यू हो कि लोगों को तेरी जरूरत पड़े। तेरी माँ ने जो रास्ता चुना है ऊपर से देखने में बड़ा शानदार लगता है, लेकिन असल में वो अपने ही शरीर की कीमत चुका रही है और ये कीमत उसे बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। समझ आया? लिन श्याओयांग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का भी तुरंत समझ जाएगा। बस बीज बो देना ही काफी था। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी ज्यादातर चेतना आइस सिस्टम के अंदर डुबो दी। चौथे दिन की सुबह बाढ़ का पानी फिर पहले से और ऊपर चढ़ चुका था। दूर तक नजर डालने पर तीसरी मंजिल तक सब कुछ पूरी तरह पानी में डूब चुका था। हम 16वीं मंजिल पर रहते थे, इसलिए फिलहाल सुरक्षित थे। लिन श्याओयांग सोफे पर बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। घर में बचा हुआ खाना अब बहुत कम रह गया था। यान श्याओबिंग जाते वक्त उसका एक हिस्सा अपने साथ ले गई थी। अब जो बिस्कुट्स, कंप्रेस्ड रेशन और कैनेड फूड बचा था वो हमारी अभी की खपत के हिसाब से सिर्फ 3-4 दिन ही चल सकता था। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछा, पापा, मम्मी कब वापस आएंगी? हमारे पास खाना खत्म होने वाला है। मैंने कुछ पल सोचा। लगता है अब मेरे भी बाहर जाकर थोड़ा सप्लाईज जुटाने का समय आ गया है। मैं खड़ा हुआ, अपने हाथ में आइस स्पाइक मजबूती से पकड़ी और लिन श्याओयांग से कहा, घर में रहना, दरवाजा अच्छी तरह बंद करके रखना। मेरे अलावा कोई भी आए, चाहे कितनी भी आवाज लगाए, दरवाजा मत खोलना। लिन श्याओयांग ने खाली नजरों से मेरी तरफ देखा और चुपचाप सिर हिला दी। मैंने दरवाजा खोला और सीधे कॉरिडोर की खिड़की से बाहर चढ़ गया। बस एक ख्याल आते ही मेरे पैरों के नीचे का बारिश का पानी तुरंत जम गया। बर्फ की एक मोटी परत मेरे पैरों के नीचे बन गई, जिसने मुझे मजबूती से सहारा दिया। मैं आराम से पानी की सतह पर उतर गया और धीरे धीरे शहर के सुपरमार्केट की तरफ चल पड़ा। मुझे पता था कि पहली मंजिल तो पूरी तरह डूब चुकी होगी, लेकिन इतना बड़ा सुपरमार्केट है तो कुछ न कुछ सामान ऐसा जरूर होगा जो पानी में पूरी तरह खराब नहीं हुआ होगा। मैं सुपरमार्केट के ऊपर पहुंचा। पूरा सुपरमार्केट पानी में डूब चुका था। मैं बिना हिचकिचाए सीधे पानी में गोता लगा गया। बाढ़ का ठंडा पानी मेरे आइस सिस्टम को और भी ज्यादा सक्रिय कर रहा था। मैं आसानी से सुपरमार्केट के अंदर पहुंच गया। वहां मुझे वाटरप्रूफ टार्प और रस्सियां मिल गई। मैंने ऐसे सारे सामान जिन्हें पानी से नुकसान नहीं होता
अच्छी तरह पैक करके रस्सी से बांध दी और फिलहाल उन्हें इसी पानी में डूबे सुपरमार्केट के अंदर छिपा कर रख दिया। पिछले जन्म में मरने से पहले उन दोनों की बातों से मुझे पता चल गया था कि झाओ देकाई पास वाली रेसिडेंशियल कॉलोनी में रहता है। पहले यान शाओबिंग लिन शाओयांग को भी कई बार वहां ले जा चुकी थी। मैं ठंडी हंसी हंसा। आज रात तुम दोनों को मैं खुद कब्र तक छोड़कर आऊंगा। झाओ देकाई के घर की सारी खिड़कियां अच्छी तरह बंद थी। सिर्फ सांस लेने के लिए एक छोटा सा वेंट खुला छोड़ा गया था। मैं बर्फ की सतह पर खड़ा होकर हवा में ठहरा रहा और घर के अंदर से आती आग की रोशनी और लोगों की आवाज सुनने लगा। अंदर से झाओ देकाई की आवाज आई, शाओबिंग थोड़ा और हीट बढ़ा दो। इस मनहूस मौसम में अगर थोड़ी भी गर्मी नहीं होगी तो हम बच नहीं पाएंगे। यान शाओबिंग गुस्से से बोली, तुम्हें पता भी है इतनी सी गर्मी बनाए रखने में मुझे कितनी मेहनत लग रही। खाना कहाँ है? तुम तो कह रहे थे कि उनके घर में खाना पड़ा है। झाओ देकाई जल्दी से बोला, ढूंढ रहा हूं ना। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी इस पावर के साथ आगे चलकर हम दोनों आराम से खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे। उसकी खुशामदी आवाज लगातार गूंज रही थी। मैं बिल्कुल एक धैर्यवान शिकारी की तरह बर्फ पर खड़ा हवा में चुपचाप इंतजार करता रहा। उधर यान शाओबिंग की गालियां लगातार बढ़ती जा रही। वो बार बार झाओ देकाई को निकम्मा और बेकार आदमी कहकर कोस रही। शुरुआत में झाओ देकाई ने 2-4 जवाब दिए, लेकिन धीरे धीरे वो भी चुप हो गया। अचानक घर के अंदर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। साथ ही यान शाओबिंग की चीख सुनाई दी। उसके बाद झाओ देकाई दर्द से कराहने लगा। वो दर्द में चिल्लाते हुए बोला, साली पागल हो गई है क्या? मुझे क्यों मार रही है? दूर हट, दर्द से जान निकल रही है। यान शाओबिंग झर भरी आवाज में बोली, सब तुम्हारी निकम्मी औकात की वजह से हुआ है। इतना भी नहीं कर पाए कि थोड़ा सा खाना ढूंढ लाओ। मैंने होंठों पर ठंडी मुस्कान लाई। अच्छा, अब आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। यही सही मौका था। मैंने जोरदार लात मारकर खिड़की तोड़ दी और एक झटके में अंदर घुस गया। कमरे का पूरा नजारा मेरी आंखों के सामने था। बीच में बुझने की कगार पर रखा आग का एक छोटा सा चूल्हा था। यान शाओबिंग और झाओ देकाई दोनों उसी के पास सिकुड़कर बैठे थे। दोनों के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। अचानक हुए धमाके से दोनों बुरी तरह डर गए और घबराकर मेरी तरफ देखने लगे। लीमो। झाओ देकाई के मुंह से यकीन न होने वाली चीख निकल गई। उसने भी मुझे पहचान लिया। एक पल के लिए उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। ली भाई, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। शाओबिंग की पावर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जल्दी आओ, हमारी मदद करो। मैं ठंडी हंसी हंसा। मदद? ठीक है, अभी करता हूं मदद। इतना कहते ही मैंने हाथ उठाया। एक आइस डैगर सीधा उड़कर झाओ देकाई की जांघ में धंस गया। उसकी दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। साथ ही यान शाओबिंग भी डर के मारे चीख पड़ी। झाओ देकाई तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, तू क्या करना चाहता है? मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, झाओ देकाई अब भी नाटक करेगा? फिर मैंने अपनी नजर यान शाओबिंग पर डाली। मैं तो तुझसे पूछना चाहता हूँ, यान शाओबिंग, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। झाओ देकाई अपना घायल पैर घसीटते हुए पीछे हटने लगा। यान शाओबिंग डरकर चिल्लाई, लीमो, तुम पागल हो गए हो? मैं ठंडी हंसी हंस। हर कदम के साथ मेरे पैरों के नीचे का पानी अपने आप बर्फ बनता जा रहा था। पागल? जब तुम दोनों पिछले जन्म में जान बचाकर भाग रहे थे, उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही यान शाओबिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो हकलाते हुए बोली, तुम भी मेरी तरह रिबर्थ होकर लौटे हो। लीमो, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं वहीं रुक गया। ऊपर से उन दोनों की दयनीय हालत को देखते हुए बोला, मैंने सिर्फ तुझे धोखा ही नहीं दिया, मैं तुझे घायल भी कर सकता हूँ। यकीन है? यान शाओबिंग एकदम सन्न रह गई। उसी समय उसने डर कर अपनी हथेली की तरफ देखा। इस जन्म में वही उस हीट कैपेसिटी सिस्टम की होस्ट थी। अचानक झाओ देकाई पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ। पता नहीं उसने कहां से एक फ्रूट नाइफ निकाल ली। उसका चेहरा पूरी तरह खूंखार हो चुका था। वो मेरी तरफ झपटते हुए गरजा, मर जा। मेरे मन में बस एक ख्याल आया। झाओ देकाई के हाथ में पकड़ा चाकू तुरंत मोटी बर्फ की परत से ढक गया। उल्टे उगे हुए आइस स्पाइक्स उसकी हथेली को आर पार चीर गए। आह! झाओ देकाई की दर्द भरी चीख फिर पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं ठंडी आवाज में बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? गेम तो अभी बस शुरू हुआ है। चलो मेरे साथ घर चलो, तुम्हारा बेटा अभी भी तुम दोनों का इंतजार कर रहा है। इतना कहकर मैंने हल्का सा हाथ उठाया। हवा तुरंत जम गई और 2 आइस चेन्स बन गई। वो दोनों जंजीरें बिल्कुल सही निशाने पर जाकर यान शाओबिंग और झाओ देकाई की गर्दन में कसकर लिपट गई। मैं उन दोनों कैदियों को आइस चेन से घसीटते हुए बर्फ पर चलता हुआ बाढ़ और ओलों के बीच आराम से आगे बढ़ता रहा। यान शाओबिंग और झाओ देकाई पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें बस मेरे पीछे घिसटते हुए चलना पड़ा। 16वीं मंजिल पर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से लिन शाओयांग की सतर्क आवाज आई, पापा आप हैं? दरवाजा खोलो। दरवाजा थोड़ा सा खुला, बस एक छोटी सी दरार बनी। जैसे ही लिन शाओयांग ने मेरे पीछे खड़े उन दोनों को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी, अंकल झाओ। मैंने एक ही हाथ से उन दोनों को अंदर घसीट लिया और आराम से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। यान शाओबिंग ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाओयांग, जल्दी माँ की ये जंजीर खोल दे। लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि लिन शाओयांग बिल्कुल नहीं हिला। वो वहीं पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखों में बहुत ही उलझे हुए भाव
दबाव थे। मैंने धीरे धीरे अपना पूरा भीगा हुआ कोट उतार दिया। हवा में मौजूद सारी नमी अपने आप अलग हो गई। पलक झपकते ही मेरे कपड़े पूरी तरह सूख गए। ये नजारा देखकर तीनों की सांसें जैसे रुक गईं। मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया और बोला, क्या हुआ? अभी तो पूरा परिवार बड़ी खुशी से साथ रहने वाला था ना। झाओ देकाई अपने घायल पैर को घसीटते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। मैंने बिना पीछे देखे ही कहा, भागने का सपना मत देख। बस उंगली से हल्का सा इशारा किया। दरवाजे के सामने का पूरा फर्श तुरंत चिकनी बर्फ में बदल गया। झाओ देकाई का पैर फिसला और वो जोर से धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़ा। यान शाओबिंग आखिर फट पड़ी। लीमो, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब दुनिया खत्म हो चुकी है। हमें पुराने झगड़े भूलकर एकजुट होकर रहना चाहिए। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मेरी आवाज बर्फ जितनी ठंडी थी। एकजुट? पिछले जन्म में मैं भी यही चाहता था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? तुम और ये निकम्मा दोनों मिल गए, और ये लड़का, इसने भी मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। कहा कि मैं इस निकम्मे के एक उंगली के बराबर भी नहीं हूँ। लिन शाओयांग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर लगता है कि वो कोई अच्छी बात नहीं। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। उसमें मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं बची। यान शाओबिंग घबराकर बोली, ऐसा नहीं है, उसके साथ ऐसा मत करो। उसकी बात पूरी तरह बिखर चुकी थी। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर उफनती हुई बाढ़ को देखते हुए बोला, ठीक है, जब तुम लोगों ने साथ रहने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ, लेकिन आज से मेरी नजरों से दूर रहना। मैं मुड़ा और तीनों पर नजर डाली। यान शाओबिंग, तुम्हारा हीट कैपेसिटी सिस्टम गर्मी पैदा कर सकता है ना? बहुत बढ़िया, आज से घर में हीटिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी। झाओ देकाई, तुम्हारी जुबान तो बहुत चलती है ना, तो सबको कहानी सुनाना और सबका मन बहलाना तुम्हारा काम होगा। और लिन शाओयांग, तू इन दोनों पर नजर रखेगा। अगर ये चोरी करे या कोई चाल चले तो तुरंत मुझे बताना। यान शाओबिंग गुस्से से चीखी, लीमो, तुम मुझे क्या समझते हो, कैदी या कोई एक्सपेरिमेंट? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ। फिर मैं स्टोरेज रूम में गया और 3 स्लीपिंग बैग्स निकालकर उनके सामने फेंक दी। आज रात यहीं सो, और याद रखना, भागने की कोशिश मत करना। मैंने तुम तीनों के शरीर में आइस सीट डाल दिया है। अगर इस बिल्डिंग से 500 मीटर से ज्यादा दूर गए तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। तीनों के चेहरे एक साथ सफेद पड़ गए। मैंने कमरे के कोने में रखी कोयले की अंगीठी की तरफ इशारा किया। यान शाओबिंग, आग जलाओ। झाओ देकाई, जाओ कुछ भी ऐसा ढूंढ कर लाओ जो जल सके। लिन शाओयांग, वो कॉम्प्रेस्ड बिस्कुट्स गर्म कर दो। तीनों में से किसी की भी विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी संतुष्टि उठी, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। इससे बहुत बहुत कम था। अगले 3 दिन तक मैंने घर का नियम बहुत सख्ती से लागू किया। हर दिन अंगीठी को 8 घंटे से ज्यादा जलते रहना ही होगा। ये हीट कैपेसिटी सिस्टम के लिए बहुत बड़ा बोझ था। यान शाओबिंग दिन ब दिन सूखती जा रही थी। उसकी आंखें धंस चुकी थीं। चेहरे की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। हर बार आग जलाते वक्त उसे जोर जोर से खांसी आने लगती। उधर झाओ देकाई के पैर का घाव मैंने जानबूझकर कभी ठीक नहीं होने दिया। मैंने घाव को हमेशा कम तापमान पर रखा। इससे खून तो कम बहता था, लेकिन दर्द कई गुना बढ़ जाता था। हर दिन वो अपना टूटा हुआ पैर घसीटते हुए पूरी बिल्डिंग में ऊपर नीचे घूमता और जलाने लायक सामान ढूंढता रहता। कल रात उसे 18वीं मंजिल पर आधी बाल्टी पुराने अखबार मिल गए। वो उन्हें सोना मिलने जैसी खुशी के साथ घसीटता हुआ वापस ले आया, लेकिन क्योंकि वो बहुत धीरे चल रहा था, मैंने उसे सजा दी। पूरे 1 घंटे तक उसे ठंडी बैल्कनी में खड़ा रखा। सबसे दिलचस्प बदलाव लिन शाओयांग में आया। अब उस लड़के की नजरें मुझे देखकर दिन ब दिन और ज्यादा उलझी हुई होती जा रही। डर, सम्मान और साथ ही एक हल्की सी एडमिरेशन भी। आज सुबह ही उसी के सामने मैंने झाओ देकाई को उसके हाथ समेत बर्फ में जमा दिया था। जब वो खिड़की के पास से लाइटर चुराने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे सीधे बर्फ का पुतला बना दिया। पापा, अंकल झाओ का हाथ, लिन शाओयांग ने धीमी आवाज में कहा। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बस जमाया है, अपने आप पिघल जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन अगली बार अगर फिर चोरी की तो उसका हाथ नहीं, सीधा उसका सिर जमा दूंगा। मेरी बात सुनकर झाओ देकाई अपना पूरी तरह जमे हुआ हाथ पकड़कर कमरे के कोने में दुबक गया। उसका पूरा शरीर ठंड और डर से कांप रहा था। दोपहर के करीब मैं और जरूरी सप्लाईज लेने बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी नीचे से अचानक बहुत शोर सुनाई दिया। मैं खिड़की के पास गया और नीचे देखा। एक कच्चे लकड़ी के राफ्ट पर 5-6 लोग खड़े थे। वो अपने बनाए हुए लोहे के कांटों से नीचे वाली मंजिलों की खिड़कियों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वही मौत के मुंह तक पहुंच चुके लोग। जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने राफ्ट छोड़ दिया और बिल्डिंग की बाहर वाली पाइपों और खिड़कियों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दी। उनकी चाल देखकर साफ पता चल रहा था कि ये सब पुराने और अनुभवी अपराधी थे। उनमें से आगे खड़ा गंजा हट्टा कट्टा आदमी, जिसके चेहरे पर बड़ा सा निशान था, बोला, बॉस, 16वीं मंजिल पर कोई रहता है। अभी मैंने वहां की खिड़की खुलते देखी थी। आज उसी घर को चुनते हैं। वो गंदी हंसी हंसा। मैंने आंखें खोल दी। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक उभर आई। मैंने हल्के से मुट्ठी बंद की। नीचे दीवार पकड़कर चढ़ रहे छाहों आदमी अचानक वहीं के वहीं जम गए। उनके आसपास का बारिश का पानी और हवा की नमी पल भर में बर्फ बन गई और उन्हें दीवार से कीलों की तरह जकड़ दिया। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? डर से भरी चीखें सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी और कस दी।
अपने पांचों उंगलियां बंद करते हुए धीरे से कहा, आइस क्रश। उसी पल उनके शरीर पर जमी बर्फ अचानक पूरी ताकत से सिकुड़ गई। तेज बारिश और तूफान के बीच भी उनकी हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उनकी दर्द भरी चीखें एक पल में हमेशा के लिए शांत हो गईं। छाहों बर्फ में जमी हुई लाशें बिल्डिंग की दीवार के बाहर हवा में लटकती रह गईं। पूरा नजारा बेहद डरावना था। मैंने हाथ नीचे कर लिया, खिड़की बंद की और वापस मुड़ गया। कमरे के अंदर खड़े तीनों लोग मुझे फटी आंखों से देख रहे थे। यन श्याओबिंग और जाओ देकाई के चेहरे से खून का एक कतरा भी नहीं बचा था। उधर लिन श्याओयांग की आंखें चमक उठी थी। वो धीरे से बुदबुदाया, पापा आप तो कमाल हो। मैंने उसकी तरफ देखा। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने पूछा, सीखना चाहता है? लिन श्याओयांग पहले तो चौंक गया, फिर तुरंत जोर जोर से सिर हिलाने लगा। हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, फिर बोला, मेरी ताकत सिर्फ उसी को सिखाई जाएगी जो मेरे प्रति पूरी तरह लॉयल होगा। क्या तू मेरे प्रति पूरी तरह वफादार रह सकता है? लिन श्याओयांग कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजर अनजाने में यान श्याओबिंग की तरफ चली गई। वो तुरंत चिल्लाई, श्याओयांग इसकी बात मत सुन, ये तुझे धोखा दे रहा है। मैं हंस पड़ा। मैंने जेब से एक चॉकलेट बार निकाली और उसके सामने हिलाई। अगर मेरे साथ रहेगा तो मीट खाएगा, अगर अपनी माँ के साथ रहेगा तो बस भूख से मरेगा, या फिर बाहर वालों की तरह बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। लिन श्याओयांग का गला सूख गया। उसकी नजर कभी चॉकलेट पर जाती तो कभी अपनी माँ पर। करीब 10 सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आखिर उसने हाथ बढ़ाकर चॉकलेट बार ले ली। धीमी लेकिन पक्की आवाज में बोला, पापा मैं आपके साथ हूँ। ये सुनते ही यान श्याओयांग पर जैसे बिजली गिर गई। वो चीख पड़ी, श्याओयांग तू पागल हो गया है क्या? लिन श्याओयांग ने उसकी तरफ देखकर कहा, माँ मैं बहुत सह चुका हूँ। ये ठंड, ये भूख, सब बहुत हो गया। पापा के पास ताकत है, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर उसने चॉकलेट का रैपर फाड़ा और उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। यान श्याओबिंग चीख उठी, लेकिन वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। इस बार लिन श्याओयांग की आंखें ठंडी हो गईं। उसने पलटकर पूछा, तो जब आप अंकल झाओ के पास गई थी, क्या तब आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? जब आपने मुझे घर में अकेला छोड़ दिया था, क्या तब आपको मेरी याद आई थी? यान श्याओयांग ने मुंह खोला, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं मुस्कुराया और लिन श्याओयांग के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा फैसला, आज से तू मेरा शागिर्द है। अब मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे पहला लेसन सिखाऊंगा, रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा किए जाते हैं। मैं लिन श्याओयांग को उस पानी में डूबे सुपरमार्केट तक ले गया जिसे मैंने पहले खोजा था। पानी की सतह पर खड़े होकर मैंने बस हल्का सा हाथ घुमाया। हमारे पैरों के नीचे की बाढ़ का पानी दोनों तरफ हट गया और सीधे सुपरमार्केट के एंट्रेंस तक जाने वाला बर्फ का रास्ता बन गया। लिन श्याओयांग ये देखकर दंग रह गया। सुपरमार्केट के अंदर पहुंचकर मैंने बर्फ से कई तैरते हुए स्टोरेज बॉक्सेस बना दी और सामान भरना शुरू कर दिया। कैंड फूड, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स, मेडिसिन, टूल्स। सामान उठाते हुए मैं उसे समझा रहा था, अपोकलिप्स, ये चीजें सोने से भी ज्यादा कीमती होती हैं। याद रखना, मुझे सबसे ज्यादा ऐसी चीजें चाहिए जो एनर्जी दे सके। लिन श्याओयांग बहुत जल्दी सीखने लगा। थोड़ी ही देर में उसने बर्फ का एक पूरा स्टोरेज बॉक्स सामान से भर दिया। उधर लगता है कोई है। अचानक लिन श्याओयांग ने सुपरमार्केट के अंदर की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। सच में पानी के उस रास्ते से जिसे मैंने अभी अभी खोला था 5 काली परछाइयां हमारी तरफ आ रही थी। मैंने शांत होकर कहा, चलो बेवजह लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने वाले ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। उन्होंने अपनी पीठ के पीछे से कुल्हाड़ियां निकाल ली और हमारा रास्ता रोक लिया। सारा सामान नीचे रख दो। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। मैं लड़ना नहीं चाहता था। चश्मा पहने हुए आदमी के पीछे से एक गर्म दिमाग वाला लड़का लोहे की पाइप लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला, बस उसकी तरफ एक नजर डाली। अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। उसके पैरों के तलवों से बर्फ जमनी शुरू हुई और तेजी से पूरे शरीर में फैल गई। पलक झपकते ही वो पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन चुका था। राक्षस! बाकी लोग डरकर तुरंत पीछे हट गए। मैंने शांति से पूछा, अब भी हमारा सामान चाहिए? चश्मे वाले आदमी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी। नहीं, अब नहीं चाहिए। मैंने कहा, श्याओयांग चलो। वो सिर हिलाकर मेरे साथ आराम से बाहर निकल गया। पानी की सतह पर वापस आने के बाद मैंने उस पानी वाले रास्ते को फिर से बंद कर दी और उन लोगों को वहीं अंदर फंसा दिया। अब वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये उनकी किस्मत पर छोड़ दिया। वापसी के रास्ते में हमें सरकार की एक रेस्क्यू टीम मिली। वो लोग एक खास एयरबोट में ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। एक सैनिक जोर से चिल्लाया, आप दोनों नाव पर आ जाइए, हम आपको टेम्परेरी शेल्टर लेकर चलेंगे। मैंने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। उस सैनिक ने मेरे पैरों के नीचे जमी बर्फ की तरफ देखा। शायद उसे कुछ समझ आ गया। वो बोला, जी ठीक है, लेकिन इस इलाके में बहुत सावधान रहिए। अगर मदद चाहिए तो शहर के दक्षिण वाले स्टेडियम में रिलीफ शेल्टर बनाया गया है। हमने रेस्क्यू बोट को दूर जाते हुए देखा। तब लिन श्याओयांग ने पूछा, पापा हम शेल्टर क्यों नहीं जाते? मैंने जवाब दिया, क्योंकि वहां आजादी नहीं मिलेगी और मेरी उससे भी बड़ी प्लानिंग है। घर पहुंचने पर यान श्याओबिंग और जाओ देकाई ने हमारे लाए हुए ढेर सारे सामान को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। इतना सारा खाना, दवाइयां भी। यान श्याओबिंग बड़बड़ाई। उसने हाथ बढ़ाकर एक फूड कैन उठाने की कोशिश की। मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। मैंने तुझे छूने की इजाजत दी?
सकती? यान श्याओबिंग टूटे हुए स्वर में चिल्लाई। लीमो, क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना ही है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर मुझसे गलती हुई भी तो भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ठंडी हंसी हंसा। पत्नी? वो पत्नी जिसने मुझे मौत के गड्ढे में धक्का दिया, या वो पत्नी जिसने 10 साल से ज्यादा समय तक मुझे धोखा दिया? इतना सुनते ही झाओ दिखाई अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा। भाई ली, मुझसे गलती हो गई। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे तो यान श्याओबिंग ने ही बहकाया था। झाओ दिखाई, हरामी! यान श्याओबिंग चीखते हुए उस पर टूट पड़ी। दोनों वहीं आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। लिन श्याओयांग उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसके कंधे को पकड़ लिया। उन्हें लड़ने दे। दोनों जमीन पर लोट-पोट होकर एक दूसरे को नोचते रहे। यान श्याओबिंग अपने नाखूनों से उसे खरोंच रही थी और झाओ दिखाई मुक्कों से जवाब दे रहा था। आखिर दोनों थककर जमीन पर गिर पड़े और हाँफने लगे। मैंने ताली बजाई। बहुत बढ़िया, जारी रखो ना, रुक क्यों गए? अचानक यान श्याओबिंग फूट फूट कर रोने लगी। इस बार उसके आंसू नकली नहीं थे। लिन श्याओयांग जमीन पर पड़े उन दोनों को बहुत ही उलझी हुई नजरों से देखता रहा। उसी रात मैंने लिन श्याओयांग को एक काम दिया। यान श्याओबिंग और झाओ दिखाई पर नजर रखना, उनकी हर छोटी बड़ी हरकत नोट करना। रात के 2 बजे लिन श्याओयांग धीरे से मुझे जगाने आया। पापा, मम्मी और अंकल झाओ बैल्कनी में बात कर रहे हैं, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं उठा और चुपचाप बैल्कनी के दरवाजे तक गया। बाहर से झाओ दिखाई की आवाज आ रही थी। हमें भागना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहीं मर जाएंगे, यान श्याओबिंग ने निराश होकर कहा। लेकिन भागेंगे कैसे? लीमो हमारे शरीर में आइस सीड डाल चुका है, झाओ दिखाई धीमी आवाज में बोला। मैंने ध्यान से देखा है। हर बार अपनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद लीमो को आराम करना पड़ता है। कल वो फिर सामान लेने बाहर जाएगा, तब हम दोनों मिलकर लिन श्याओयांग को पकड़ लेंगे, उसे होस्टेज बनाएंगे। यान श्याओबिंग चौंक गई। तुम पागल हो गए हो? वो हमारा बेटा है। तो क्या हुआ? झाओ दिखाई ठंडी आवाज में बोला। वैसे भी वो अब लीमो का आदमी बन चुका है। श्याओबिंग, होश में आओ। अगर एक बेटा चला भी गया तो दूसरा पैदा नहीं कर सकते। सबसे जरूरी है जिंदा बचना। और अगर हम गवर्नमेंट शेल्टर पहुंच गए और लीमो की ताकत के बारे में बता दिया तो शायद बड़ा इनाम भी मिल जाए। मैंने बैल्कनी का दरवाजा खोल दिया। वाह, क्या प्लानिंग है! दोनों ऐसे जम गए जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। मैं दरवाजे से टिक कर बोला, बोलो, आगे क्यों नहीं बोल रहे? अचानक झाओ दिखाई ने हाथ झटका। पता नहीं कब उसने अपने हाथ में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा छिपा लिया था। उसने सीधे मेरे गले पर वार किया, लेकिन जैसे ही वो कांच का टुकड़ा मेरे गले से करीब 10 सेंटीमीटर दूर पहुंचा, वो अचानक हवा में रुक गया। एक मोटी बर्फ की परत ने उसे पूरी तरह ढक लिया और अगले ही पल वो उल्टा घूमकर सीधे झाओ दिखाई की कलाई में घुस गया। उसकी दर्द भरी चीख रात की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज उठी। मैंने यान श्याओबिंग की तरफ देखा और आराम से धीरे धीरे कहा, मैंने सोचा था तुम्हें कुछ दिन और जिंदा रहने, लेकिन अगर तुम दोनों को मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहला, अपने हाथों से झाओ दिखाई को मार दो और साबित करो कि तुम्हें सच में पछतावा है। दूसरा, उसके साथ ही मर जाओ। यान श्याओबिंग का पूरा शरीर कांपने लगा। वो हकलाते हुए बोली, मैं नहीं कर सकती। तभी लिन श्याओयांग दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, माँ, इसे मार दो। अभी तो ये कह रहा था कि मुझे होस्टेज बना लेगा, लेकिन ये मेरे पापा हैं। इतना कहकर लिन श्याओयांग सीधे झाओ दिखाई के सामने गया और उसके चेहरे पर थूक दिया, तू मेरा बाप नहीं है, तू मेरे पापा की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, कितना मजा किया है! सच में बहुत ही मजा किया। यान श्याओबिंग पहले अपने बेटे को देखती रही, फिर जमीन पर पड़े झाओ दिखाई को। धीरे धीरे उसकी आंखों में पागलपन उतरने लगा। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में आग की एक लपट भड़क उठी। श्याओबिंग, मत! झाओ दिखाई डर के मारे पीछे सरकने लगा। यान श्याओबिंग ने कांपती आवाज में कहा, सॉरी दिखाई, लेकिन मुझे श्याओयांग के लिए जिंदा रहना होगा। अगले ही पल आग सीधा झाओ दिखाई की तरफ बढ़ गई। लपटों ने उसे पागलों की तरह जलाना शुरू कर दिया। वो दर्द से चीखता हुआ जमीन पर लौटने लगा। लेकिन ये आग आम आग नहीं थी। हीट कैपेसिटी सिस्टम की आग शरीर के अंदर से जलाती थी। जितना वो तड़पता, आग उतनी ही तेज होती जाती। कुछ ही देर बाद उसकी चीखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। झाओ दिखाई पूरी तरह जलकर काला शव बन चुका था। यान श्याओबिंग वहीं जमीन पर बैठ गई। वो सुन्न होकर अपने दोनों हाथों को देखती रह गई। मैंने संतोष से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अब इस लाश को नीचे फेंक दो। झाओ दिखाई की मौत ने यान श्याओबिंग की मानसिक दीवार पूरी तरह तोड़ दी। ये उसकी जिंदगी का पहला कत्ल था। उसके बाद वो बिल्कुल चुप रहने लगी, बस मेरे हर आदेश को बिना कुछ बोले मानती, एक मशीन की तरह। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं बची थी। वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी जैसी लगने लगी। उधर लिन श्याओयांग पूरी तरह मेरी तरफ आ चुका था। अब वो बहुत आज्ञाकारी हो गया था। मेरे छोटे मोटे सारे काम करता, हर बात मानता, बिल्कुल किसी अच्छी तरह ट्रेन किए गए सैनिक की तरह। अपने असली बाप की मौत से भी उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। एपोक्लिप्स के दूसरे हफ्ते में तापमान और नीचे गिर गया। तेज बारिश के साथ ओले भी लगातार गिरने लगे। सरकार के शेल्टर से रेडियो ब्रॉडकास्ट आने लगे। हर सर्वाइवर से कहा जा रहा था कि शहर के दक्षिण वाले स्टेडियम शेल्टर पहुंच जाए। वहां सेना मौजूद है, हीटिंग सिस्टम है और खाना भी। लिन श्याओयांग ने पूछा, पापा, क्या हम वहां चलेंगे? मैं खिड़की के पास खड़ा
पानी में डूबी दुनिया को देखता रहा, फिर बोला, नहीं, मैं अपना खुद का किंगडम बनाऊंगा। मुझे इस पूरी बिल्डिंग के हर खतरे को खत्म करना है। जो सर्वाइवर्स मेरी बात मानेंगे उन्हें अपने साथ जोड़ूंगा और एक ऐसी सोसाइटी बनाऊंगा जिसका केंद्र सिर्फ मैं रहूं। पहला कदम यही बिल्डिंग होगी। मैं लिन शाओयांग को लेकर सबसे ऊपर वाली मंजिल से नीचे की तरफ सफाई करने निकल पड़ा। ज्यादातर लोग या तो भाग चुके थे या मर चुके थे, लेकिन अब भी करीब दर्जन भर परिवार वहां टिके हुए थे। 18वीं मंजिल पर एक बुजुर्ग प्रोफेसर दंपति रहते थे। उनके पास खाना तो काफी था, लेकिन गर्म रहने का कोई तरीका नहीं था। मैंने उनके सामने अपने आइस सिस्टम की ताकत दिखाई और उन्हें सुरक्षा व हीटिंग देने का वादा किया। उन्होंने बिना एक पल सोचे मेरा साथ स्वीकार कर ली। 17वीं मंजिल पर 4 लोगों का एक परिवार रहता था। उसका पिता सेना का रिटायर्ड जवान था। उसने मेरा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत के सामने उसके पास कोई मौका नहीं था। उसे हराने के बाद भी मैंने उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें खाना और दवाइयां दी। काफी सोच विचार के बाद उस सैनिक ने आखिर सिर झुका दिया। उसने अपने परिवार की सुरक्षा के बदले अपनी लड़ाई की स्किल्स मुझे देने की कसम खाई। 15वीं मंजिल से लेकर 10वीं मंजिल तक हालात सबसे खराब थे। ज्यादातर लोग या तो मर चुके थे या लुटेरे बन चुके थे। मैंने तीनों लूटर गैंग्स का सफाया कर दी और 5 ऐसे सर्वाइवर्स को अपने साथ मिला लिया जो ईमानदारी से सहयोग करने को तैयार थे। 1 हफ्ते बाद पूरी बिल्डिंग मेरे कंट्रोल में आ चुकी थी। मैंने कुछ आसान रूल्स बनाए। मैनेजमेंट की बात माननी होगी। हर मंजिल का अलग बंटवारा होगा। आपस में लड़ाई करना मना होगा। बदले में मैं सुरक्षा दूंगा, बेसिक हीटिंग दूंगा और खाना बांटूंगा। सिर्फ 1 हफ्ते में मेरा किंगडम धीरे धीरे आकार लेने लगा। आज जब मैं सामान बांट रहा था, तभी लिन शाओयांग भागता हुआ आया। पापा, वो माँ गायब हो गई। मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मुझे नहीं पता। सुबह तक तो वो यहीं थी, लेकिन जब मैं खाना लेकर गया तो वो वहां नहीं थी। शायद गवर्नमेंट शेल्टर चली गई। उसका चेहरा बदल गया। अब क्या करेंगे? मैं हल्का सा हंसा। जाने दो। जैसा मैंने सोचा था, यान शाओबिंग रबर की नाव में बैठकर सीधे गवर्नमेंट शेल्टर पहुंच गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे इंचार्ज से मिलना है, मुझे शिकायत करनी है। उसे तुरंत टेम्परेरी कमांड रूम में ले जाया गया। वहां एक गंभीर चेहरे वाला मध्यम उम्र का अधिकारी मेज के पीछे बैठा था। उसने पूछा, तुम किस बात की शिकायत करना चाहती हो? यान शाओबिंग बोली, मैं एक बेहद खतरनाक आदमी की शिकायत करना चाहती हूँ। उसका नाम ली मो है। वो मेरा पति है। उसके पास सुपर पावर है। वो पूरे पानी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो पागल है। उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। उसने हमें कैद करके रखा और बहुत जुल्म। ये सुनते ही उस अधिकारी की आंखें गहरी हो गईं। सुपर पावर? जरा विस्तार से बताओ। यान शाओबिंग ने खूब मिर्च मसाला लगाकर पूरी कहानी सुनाई और मुझे एक ऐसा शैतान बना दिया जिसे माफ नहीं किया जा सकता। सब सुनने के बाद अधिकारी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, तो उसकी ताकत हीटिंग और पानी साफ करने की प्रॉब्लम भी हल कर सकती है? यान शाओबिंग एक पल के लिए चौंक गई, फिर बोली, हाँ, शायद कर सकती है। अधिकारी तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। अगर तुम्हारी बात सच है तो वो हम सबका उद्धार करने वाला हो सकता है। यान शाओबिंग वहीं जड़ हो गई। वो घबरा कर बोली, लेकिन उसने लोगों को मारा है। अधिकारी शांत स्वर में बोला, इस अपोकलिप्स में ऐसा कौन है जिसके हाथ पूरी तरह साफ है? बड़ी बीमारी का इलाज हमेशा कड़ी दवा से होता है और अराजक समय में लोहे जैसी सख्ती ही काम आती है। मुझे उसके पास ले चलो। ये सुनते ही यान शाओबिंग डर के मारे पूरी तरह घबरा गई। वो किसी भी कीमत पर वापस जाने को तैयार नहीं थी। आखिरकार जब उस अधिकारी ने वादा किया कि सेना उसकी सुरक्षा करेगी, तब जाकर उसने मजबूरी में हाँ की। 2 घंटे बाद सेना की 5 कैनोज हमारी बिल्डिंग के नीचे आकर रुक। मुझे पहले से पता था कि वो लोग आने वाले हैं, इसीलिए मैं लिन शाओयांग और अपने कई वफादार लोगों के साथ पहले से ही 16वीं मंजिल की छत पर उनका इंतजार कर रहा था। कनू पर बैठे अधिकारी ने बिल्डिंग के चारों तरफ बनी अजीब सी आइस वॉल और उसे घेरने वाले आइस आइलैंड को देखा तो उसकी आंखों में साफ हैरानी झलक उठी। उसने पूछा, तुम ही ली मो हो? मैंने शांत होकर जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूँ। शायद मेरी पत्नी ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि मैं एक ऐसा शैतान हूँ जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देता है। अगर आप लड़ने आए हैं तो ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बात करने आए हैं तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इतनी सीधी बात सुनकर झाओ वेइगू एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और साफ कहा कि वो बातचीत करने आया है। मैंने भी कोई बेकार की बात नहीं, सीधे उसे पूरी बिल्डिंग तक मेनिम्बे किर्जी स्कूल नई बिल्डिंग घुमाने ले गया। साफ सुथरे कॉरिडोर्स, व्यवस्थित तरीके से बांटा जा रहा सामान, काफी स्वस्थ सर्वाइवर, हीटिंग एरिया और मेरे आइस एबिलिटी से बने वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ये सब कुछ तुमने किया है? मैंने सिर हिलाया। मेरी ताकत की भी एक लिमिट है। अभी मैं सिर्फ एक बिल्डिंग के लोगों की देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ज्यादा रिसोर्सेज और सपोर्ट मिले तो शायद मैं और भी ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। झाओ वेइगो काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने वही सवाल पूछा जो शुरू से उसके मन में था, क्या तुम देश के बाकी लोगों के लिए भी कुछ करना चाहोगे? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, सॉरी, मुझे यहीं रहने की आदत हो गई है, लेकिन हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। मैं तुम्हें पानी दे सकता हूँ, तुम्हारी डिफेंस मजबूत करने में मदद कर सकता हूँ। जरूरत पड़ी तो 2 जगहों के बीच आइस आइलैंड भी बना सकता हूँ ताकि सामान लाने ले जाने में आसानी हो। उसने पूछा,
और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार चाहिए और एक्सचेंज के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज, साथ ही मेरे परिवार के मामलों में सेना दखल न दे। जाओ वेगो ने दूर खड़ी यान श्याओबिंग की तरफ देखा। उसे 2 लोग निगरानी में खड़ा किए हुए थे। वो भागने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन बिल्डिंग के लोगों ने उसे पकड़ लिया था। कर्नल झाओ काफी देर तक सोचता रहा। इस अपोकलिप्स में मरे हुए लोगों का कोई फायदा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स को बचाना ही इंसानों की उम्मीद थी। एक सैनिक होने के नाते वो ये बात अच्छी तरह समझता था। जब वो अब भी दुविधा में था, मैंने शांत स्वर में कहा, कर्नल झाओ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कभी कभी बड़े मकसद के लिए कुछ बलिदान देने ही पड़ते हैं। झाओ वेगुओ ने मेरी आंखों में गहराई से देखा। आखिरकार उसने बेबसी से सिर हिला दिया। छोटे नुकसान देकर बड़ी जीत हासिल करना, इस सिद्धांत को वो भली भांति समझता था। अगर उसकी जगह वो खुद होता तो भी वो कई लोगों की जान बचाने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार रहता। उसके बाद मैं और झाओ वेगुओ बैठकर पूरी कोऑपरेशन प्लान पर विस्तार से चर्चा करने लगे। मैं उनकी बेसिस बनाने में मदद करूंगा, पानी साफ करूंगा, अपनी क्षमता के अनुसार हर सुविधा दूंगा। साथ ही सेना के साथ मिलकर सामान इकट्ठा करने और बांटने में भी मदद करूंगा। सेना ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी संभालेगी और मुझे मैन पावर देगी ताकि मैं अपना किंगडम और बड़ा कर सकूं। कई घंटों की गर्मागर्म बहस के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। जाने से पहले झाओ वेगो धीरे से मेरे पास आया और बोला, लीमो, मुझे नहीं पता तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच क्या हुआ था, लेकिन याद रखना, जितनी बड़ी ताकत होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। खुद को सचमुच का राक्षस मत बनने देना। मैंने उसकी ईमानदार आंखों में देखा। शायद पहली बार मैंने भी पूरी गंभीरता से जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए कर्नल झाओ, राक्षस क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। झाओ वेगुओ ने मुझे एक बार गहराई से देखा, फिर हाथ मिलाया और अपने लोगों को लेकर बेस वापस लौट गया। उस ऑपरेशन के बाद मेरा किंगडम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सेना से मिलने वाले रिसोर्सेज की वजह से मैं पहले से कहीं ज्यादा लोगों को जिंदा रख पा रहा था और मेरी ताकत ने भी गवर्नमेंट शेल्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम सच में हल कर दी। उधर यान श्याओबिंग हमेशा आधी कैद जैसी हालत में रहती थी, लेकिन जब भी लोगों की कमी होती उसे मजदूरी करने के लिए बाहर ले जाया जाता। हर बार लिन श्याओयांग भी उसके साथ भेजा जाता। आखिर वो उसका सगा बेटा था। उसके सामने वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो देखती रही। जिस हीरो की जगह कभी उसे मिलने वाली थी वो अब पूरी तरह मेरे पास आ चुकी थी। वो देखती रही कि एक बार फिर मैं सबकी इज्जत और सम्मान का केंद्र बन गया हूँ। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह टेढ़ा और विकृत होता चला गया। उसी रात लिन श्याओयांग कुछ सैनिकों के साथ एक खेप सप्लाईज लेकर वापस आया। साथ ही वो यान श्याओबिंग को भी वापस लेकर आया। लिन श्याओयांग मेरे पास आया और रहस्यमयी अंदाज में बोला, पापा, मम्मी उधर जाकर हर जगह आपकी बुराई कर रही है। उसने आपसे नाराज कुछ लोगों से भी संपर्क कर लिया है। वो आपको गिराने की प्लानिंग कर रही है। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मैंने शांत होकर पूछा, उसने क्या किया? लिन श्याओयांग बोला, मम्मी सबको बता रही है कि पापा बर्फ को कंट्रोल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है। वो ये भी कह रही है कि वो सिस्टम असल में उसका होना चाहिए था और अगर कोई पापा को मार देगा तो वो सिस्टम ट्रांसफर होकर उसके पास आ जाएगा। तब वो नई आइस क्वीन बन जाएगी। ये थ्योरी सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। मैंने लिन श्याओयांग से कहा, अगर मुझे कोई मार देगा तो मेरा सिस्टम सीधे गायब हो जाएगा। किसी और को ट्रांसफर होने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन लिन श्याओयांग की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये बात और किसी को तो पता नहीं थी। इस एपोक्लिप्स में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक दांव खेलकर अपनी किस्मत बदलना चाहेंगे। ऐसे पागल लोग जरूर होंगे जो रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। अगर मैं सिर्फ एक पल के लिए भी लापरवाह हो गया तो कहीं छोटी सी गलती मेरी मौत की वजह न बन जाए। ये सोचते ही मैंने तय कर लिया कि इन बागियों से निपटने का इंतजाम करना पड़ेगा। 3 दिन बाद आधी रात को हमला सच में हो गया, लेकिन हमला बाहर वालों ने नहीं किया। ये मेरी ही बिल्डिंग के गद्दार थे। मेरे द्वारा बचाए गए 3 सर्वाइवर्स और यान श्याओपिंग, कुल 4 लोग। मेरे गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर वो चुपके से मेरे कमरे में घुस आए। चाकू चमका और पूरी ताकत से कंबल के अंदर घोंप दिया। लेकिन कंबल के नीचे कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ मेरी बर्फ से बनी ह्यूमनाइज स्टैच्यू रखी हुई थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वो जाल में फंस चुके हैं। चारों घबराकर भागने लगे। उसी वक्त कमरे की लाइट अचानक जल उठी। मैं दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ा था। मेरे पीछे लिन श्याओयांग और मेरे कुछ लॉयल लोग खड़े थे। माँ, सच में तुम ही थी? लिन श्याओयांग ने यान श्याओपिंग के हाथ में खंजर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी जीत की चमक थी। यान श्याओपिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर वो अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। लीमो, ये मत समझ कि तू जीत गया। मैं तुझे बता देती हूँ, कर्नल झाओ तेरी असली सच्चाई जान चुके हैं। वो जल्द ही फौज लेकर आएंगे और तेरे जैसे राक्षस को खत्म कर देंगे। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कर्नल झाओ सब जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो रेफ्यूजी कैंप के आधे लोग जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने उन चारों गद्दारों की तरफ देखा। मैंने तुम लोगों को मौका दिया, खाना दिया, सामान दिया, गर्माहट दी,
ताकि तुम इस अपोकलिप्स में जिंदा रह सको, जबकि न जाने कितने लोग मर चुके हैं। लेकिन तुमने बदले में गद्दारी चुनी। बकवास बंद कर, सब एक साथ हमला करो। एक गद्दार अचानक चाकू लेकर मेरी तरफ दौड़ा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि उसका पूरा शरीर अंदर से बाहर तक बर्फ बन गया। एक ही पल में वो आइस स्टैच्यू बन चुका था। बाकी दो की डर के मारे हालत खराब हो गई। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा पहले ही बर्फ से पूरी तरह सील हो चुका था। अचानक यान शियाओपिंग घुटनों के बल बैठ गई। लीमो, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में गलत थी। मैं उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर पिछले जन्म में तुमने मेरे साथ इतनी बेरहमी न की होती तो क्या आज हम इस मोड़ पर पहुंचते? जब तुमने अपनी आंखों के सामने मेरी लाश जंगल में फेंकते हुए देखी थी, तब क्या एक बार भी मुझे बचाने का ख्याल आया था? क्या तुम्हें पति पत्नी का जरा सा भी रिश्ता याद आया था? यान शियाओपिंग लगातार रोते हुए माफी मांगती रही। मैं खड़ा हुआ और लिन शियाओयांग से कहा, अब इसका फैसला तू करेगा। लिन शियाओयांग एकदम चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये तेरी आखिरी परीक्षा है। इसे मारकर साबित कर कि तू वफादार है और तेरे अंदर फैसला लेने की हिम्मत है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी मां को जमीन पर घुटनों के बल गिड़गिड़ाते देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। कुछ देर तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। आखिर उसने अपना खंजर उठा लिया। उसकी धार ठंडी रोशनी छोड़ रही थी। यान शियाओपिंग चीख पड़ी, यांग यांग, मैं तेरी मां हूं। मैंने चाहे किसी के साथ गलत किया हो, लेकिन तेरे साथ कभी गलत नहीं किया। लिन शियाओयांग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खंजर और कसकर पकड़ लिया। मां, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत मुश्किल से आज तक जिंदा बचा हूं। अब इसे समझो कि आखिरी बार तुम मेरे लिए कुछ कर रही हो। इतना कहकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने खंजर सीधा यान शियाओपिंग के दिल की तरफ घोंप दिया। उसी पल जमीन से बर्फ के नुकीले कांटे निकल आए। उन्होंने बाकी 3 गद्दारों के शरीर आर पार कर दी, लेकिन यान शियाओपिंग के सामने पहुंचा एक आइस स्पाइक ठीक उसके सामने रुक गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, लड़के, मैं तेरी वफादारी देखना चाहता था, लेकिन तू सच में अपनी सगी मां को मारने के लिए तैयार हो गया। आज जो अपनी मां को मार सकता है, वो कल मुझे भी मार सकता है। ये सुनते ही लिन शियाओयांग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से खंजर खटाक की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। पापा, ऐसा मत कहिए। आप मम्मी जैसे नहीं हैं। उसने आपको धोखा दिया और मुझे भी छोड़ दिया। ये सब उसी के कर्मों का फल है। लेकिन पापा अलग है। पापा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, है ना? ये कहते हुए लिन शियाओयांग ने मेरी पैंट पकड़ ली। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके कान के पास धीरे से कहा, मैं एक बाप हूं। मैंने सच में तुझे कभी नहीं छोड़ा, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूका था और अब अपनी ही मां को मारने के लिए भी तैयार हो गया। अब तू ही बता, मैं तुझे अपने पास कैसे रखूं? ये सुनते ही लिन शियाओयांग पूरी तरह सन्न रह गया। थूका? मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने उससे बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। सीधे उसे उठाकर यान शियाओपिंग के सामने फेंक दिया। यान शियाओपिंग अपने बेटे को खाली नजरों से देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सगा बेटा सच में उसे मारने के लिए तैयार हो गया था। वहीं लिन शियाओयांग की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मां की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उसने एक पल के लिए सोचा कि खंजर उठाकर आखिरी बार मुझ पर हमला कर दे, लेकिन उसे पता था इतने सारे लोग कई बार मुझ पर हमला कर चुके थे, फिर भी कोई मुझे मार नहीं पाया। उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि उसका स्नेक अटैक सफल होगा। अगर फेल हो गया तो उसकी मौत तय थी। उसने होंठ भींच लिए। आखिरकार उसमें हिम्मत नहीं हुई। उसी समय यान शियाओपिंग अचानक आगे बढ़ी और लिन शियाओयांग को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से अपना हीट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। तापमान इतना बढ़ गया कि मुझे भी हल्की गर्मी महसूस होने लगी। अगले ही पल लिन शियाओयांग दर्द से चीखने लगा और बुरी तरह तड़पने लगा। मां, नहीं, प्लीज नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं गलत था, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन यान शियाओपिंग के चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान थी। वो उसे और कसकर पकड़ती गई और बड़बड़ाती रही, मेरा अच्छा बेटा, अब तुझे ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मां है तुझे कभी ठंड नहीं लगेगी। लिन शियाओयांग लगातार चीखता रहा, लेकिन आखिर वो सिर्फ एक बच्चा था। वो अपनी मां की पकड़ से निकल ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी तड़प बंद हो गई। कुछ ही देर में उसका शरीर पूरी तरह जलकर काला पड़ गया। वो एक जली हुई लाश बनकर यान शियाओपिंग की बाहों में ढीला पड़ गया। यान शियाओपिंग ने पहले अपने बेटे की लाश को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। लीमो, तू बहुत निर्दयी है, लेकिन याद रखना, मैं मरने के बाद भी तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने लिन शियाओयांग की लाश को कसकर सीने से लगाया और बगल की कांच की खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। दोनों माँ बेटा कई मंजिल ऊपर से नीचे जमी बर्फ पर जोर से गिरे। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर इंसान डर के मारे पत्थर बन गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। मैं खिड़की के पास खड़ा नीचे देखता रहा। 10वीं मंजिल की ऊंचाई से गिरने के बाद दोनों के शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो चुके थे। मैंने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, जो खुद अपने कर्मों से बर्बादी बुलाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। उस दिन के बाद मेरे बेरहम तरीकों को अपनी आंखों से देखने के बाद सभी लोग मुझसे पहले से भी ज्यादा डरने और इज्जत करने लगे। मेरा किंगडम भी बिना किसी रुकावट के बढ़ता गया, बल्कि उसकी ग्रोथ पहले से भी कहीं तेज हो गई। आर्मी के साथ पार्टनरशिप की वजह से मेरे फॉलोअर्स लगातार बढ़ते गए। मेरा किंगडम भी दिन ब दिन और ज्यादा मजबूत होता गया। धीरे धीरे
लोगों की जिंदगी फिर से पहले जैसी नॉर्मल होने लगी। लेकिन हर किसी के दिल में एक बात साफ थी, इस नए ऑर्डर की नींव सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थी। एक ऐसा इंसान जो किसी भी दंगाई या क्योस फैलाने वाले को अकेले दबा सकता था, और वो इंसान मैं था।